था ओपेरिन और हेल्डन ने, इन्होंने तीन जो है रासायनिक पदार्थों का मिश्रण लिया था। तीन रासायनिक पदार्थ कौन कौन से थे? मीथेन, ये कौन सी अवस्था में थी? गैसीय अवस्था में। दूसरा अमोनिया, कौन सी अवस्था में थी? उसके बाद में जो है H2O, ये जलवाष्प। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पर इन तीनों को जो है इसने क्या करा? गर्म करा। इन तीनों को एक फ्लास्क लिया, उसको गर्म किया, इन तीनों इस मिश्रण को गर्म करने के बाद में उसको क्या करता है? ठंडा करता है। क्या करता है? ठंडा। और ठंडा करने के बाद में देखता है कि मिश्रण का जो रंग है थोड़ा बहुत कैसा हो गया? हल्का गुलाबी। कैसा हो गया? हल्का गुलाबी। और इस मिश्रण में देखा कि कुछ तो क्या बनी है? प्रोटीन, कुछ क्या बनी है? लिपिड। इस तरीके से अब इसको समझ में आया कि ये प्रोटीन है, लिपिड है, ये कैसे अणु थे भाई? जटिल अणु। कैसे अणु थे? जटिल अणु, जो कहीं ना कहीं जीव के निर्माण में सहायक है। कहीं ना कहीं किसके निर्माण में सहायक है? जीव के निर्माण में सहायक। वापस देखना, ओपेरिन और हेल्डन ने आधुनिक उद्विकास के सिद्धांत दिए थे। कौन कौन सी तीन पदार्थ लिए थे रासायनिक? CH4, NH3 और H2O। H2O को गर्म किया था, इसलिए जलवाष्प लिखा है इसने। और ये दोनों कौन सी अवस्था थी? गैसीय। ओपेरिन और हेल्डन कहता है कि जीव की जो उत्पत्ति है वो तो सजीव से तो होती है, लेकिन भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं से होती है। किससे होती है? भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं से होती है। किसकी उत्पत्ति? जीव की। बोले कैसे? बोले कि कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, तो आगे जाके क्या बना? मीथेन बना। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है। भाई कार्बन मिला और हाइड्रोजन मिला तो क्या बना? मीथेन। इसका मतलब क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी तरीके से ये कहता है नाइट्रोजन मिला और हाइड्रोजन मिली तो क्या बना? अमोनिया। NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बन रही है। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो रही है आपकी? रासायनिक। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? रासायनिक। हाइड्रोजन और जल मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बन रहा? जल। इसका मतलब यहाँ पर जो है जीव का जो इन्होंने विकास बताया वो इसने एक शब्द काम में लिया, भौतिक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। सजीव से तो होता ही होता है, लेकिन सजीव से, ये बात तो सभी बोल रहे हैं कि भाई सजीव का निर्माण सजीव से होता है। ये बात तो आधुनिक सिद्धांत में हर कोई वैज्ञानिक बोल रहा था, लेकिन इन्होंने एक स्पेसिफिक शब्द काम में लिया था और वो था कि सजीव की उत्पत्ति में भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। फिर इन्होंने तीन गैसें ली। कौन कौन सी तीन? ये गैसें नहीं, ये जलवाष्प थी। सबसे पहले जो गैस ली थी वो कौन सी थी? मीथेन। दूसरी कौन सी थी? अमोनिया। और तीसरा क्या था? जलवाष्प। ये प्रश्न एग्जाम में सीधा सीधा पूछते हैं अगर बनता है तो, कि जो है पहली बात तो जो है मैं बताऊंगी सवाल कैसे कैसे बनते हैं। तो हेडिंग डालो उद्विकास के सिद्धांत। उद्विकास के सिद्धांत। उद्विकास के सिद्धांत। अब देखो उद्विकास के सिद्धांत में अपन किस किसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा देखना, एक समरी लिखना थोड़ा सा। उद्विकास के सिद्धांत में जो आधुनिक सिद्धांत जो है वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे? आधुनिक सिद्धांत किस किसने दिया था? सबसे पहला जो दिया था ओपेरिन और हेल्डेन। एक तो इसका सिद्धांत पढ़ेंगे अपन। दूसरा जो पढ़ेंगे अपन, किसका पढ़ेंगे अपन? दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे लेमार्क का। लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क का सिद्धांत। तीसरा हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत। इसी में उसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे वो हुगो डीवरीज। हुगो डीवरीज। हुगो डीवरीज का सिद्धांत। ओपेरिन और हेल्डन। लेमार्क का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत। हुगो डीवरीज का सिद्धांत। लेमार्क ने भी बुक लिखी थी, यही शायद में लिखते जाओ ताकि याद रहिए, बुक्स के प्रश्न आते हैं भाई।
फिलोसफी जूलॉजी, फिलोसफी जूलॉजी। डार्विन का सबको पता है, ओरिजिन ऑफ ए स्पेसीज। अगर हिंदी में लिख दे जाति उद्भवन तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देख लेना, क्योंकि आपने इंग्लिश में याद कर रखा है। वो हो सकता है हिंदी में लिख दे जाति उद्भवन। इस बुक का हिंदी में नाम क्या था? जाति उद्भवन। और इधर कल लिखा था कि ओपेरिन ने भी लिखी थी एक, हाँ, ओपेरिन ने जो लिखी थी ओरिजिन ऑफ ए लाइफ। जीवन का उद्भवन तो हिंदी में कहते हैं जीवन का उद्भवन। यही लिख लो ताकि बीच में पैराग्राफ में कहीं भूल नहीं जाओ इनके नाम। सीधे सीधे फैक्चुअल प्रश्न ये सारे आप पूछे हुए आरएस में, सारे प्रश्न पूछे गए, सारी किताबें पूछी जा चुकी हैं। जीवन का उद्भवन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लेमार्क का सिद्धांत पढ़ेंगे, लेकिन उसने बुक यहीं लिखो लो ताकि याद रहे। फिलोसफी जूलॉजी, डार्विन का सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जाति उद्भवन, और हुगो डिवरीज का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज और ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब नहीं होगा ना, ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है, हो सकता है वो हिंदी में लिखे जाति उद्भवन, जीवन का उद्भवन, नहीं समझ में आ रहा, वहां नहीं याद रहे तो एक बार इंग्लिश वाला प्रश्न देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में तो ये लिखेगा ओरिजिन ऑफ ए लाइफ और ओरिजिन ऑफ ए स्पेसीज। इंग्लिश में तो उसके लिए ये टर्म्स, अगर वह भूल जाए, कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक बार इंग्लिश वाले प्रश्न को देख लेना। और ये सारे प्रश्न आरएस फ्री में पूछे जा चुके हैं अब तक है। ओपेरिन ने जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी? ओरिजिन ऑफ लाइफ। हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन का। हेल्डन का कोई योगदान नहीं था इस बुक में। अगर वो ऑप्शन में हेल्डन भी डाल दे, ओपेरिन, ऑप्शन नंबर बी हेल्डन, तो हेल्डन मत कर देना। ये सिद्धांत तो दोनों ने मिलकर दिया था, लेकिन बुक जो लिखी थी उद्विकास के ऊपर, वो किसने लिखी थी? केवल ओपेरिन ने लिखी थी। इसीलिए मैंने केवल नाम ओपेरिन लिखा है यहाँ पे, ताकि याद रहे। हेल्डन का कोई लेना देना नहीं था इस बुक में। ओपेरिन और हेल्डन क्या कहता है अभी बताया था। ये तो आधुनिक सिद्धांत में प्रत्येक वैज्ञानिक कहेगा कि सजीव का निर्माण पहले से उपस्थित सजीव से होता है। ये तो सारे ही बोलेंगे, लेकिन इसने स्पेसिफिक बात क्या बताई थी ओपेरिन और हेल्डन कि सजीव के निर्माण में भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। सजीवों का जब निर्माण होता है तो भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है। बोले कैसे? बोले आप कह रहे हो, कल अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले सरल अणु बनाए थे ना, सरल अणु। कार्बन बना, हाइड्रोजन बना, नाइट्रोजन बनी, ऑक्सीजन बनी। अब ये आपस में जुड़े, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने जोड़ के CO2 बना ली। क्या बना ली? CO2 बना ली। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जुड़ के जल या H2O बना लिया। कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना लिया? मीथेन बना ली, CH4।
इसी तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बना ली, अमोनिया NH3 बना ली। देखो कल याद करो, थोड़ा पढ़ के आते भाई। कल अपन ने लिखा था सबसे पहले सरल अणु बने, सरल सी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सरल अणु कह रहे थे। ये सरल अणु आगे जाके किस में बदल रहे थे, सरल यौगिक बना रहे थे। और वो सरल यौगिक कौन कौन से हैं भाई, ये जोड़ेंगे तभी तो सरल यौगिक बनेंगे। अब देखो इधर, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ के आगे चल के क्या बना रहा है, मीथेन, CH4 क्या बना रहा है, CH4, और CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन, और मीथेन को प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। इसके बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाई, H2O। इसी तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाई, NH3, और NH3 को क्या कहते हो, अमोनिया कहते। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन ने जुड़कर क्या बनाई, CO2, और CO2 को आप लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। इसका मतलब सरल अणु जुड़े तो सरल यौगिक बने। यही बात आगे चल के कौन बता रहा है, ओपेरिन और हेल्डन, कि सजीव का निर्माण सजीव से तो होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार की भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इस चीज को अंडरलाइन करेंगे। फिर वो बताता है ये फिर उसने बताया कि मीथेन बनी, हाइड्रोजन बना, और क्या बनी, अमोनिया बना। तो लिखो इस चीज को, लिखना ओपेरिन और हेल्डन का सिद्धांत, हेडिंग डालो। ओपेरिन व हेल्डन का सिद्धांत। लिखो, इसमें एक लाइन लिखो पहले, उद्विकास की प्रक्रिया में, उद्विकास की प्रक्रिया में, उद्विकास की प्रक्रिया में सभी आधुनिक सिद्धांत में, उद्विकास की प्रक्रिया में सभी आधुनिक सिद्धांत में, सिद्धांत में सजीवों का निर्माण, सजीवों का निर्माण सजीवों के द्वारा ही, सजीवों का निर्माण सजीवों के द्वारा ही होता है। परंतु अगली लाइन से इंपॉर्टेंट करके स्टार पॉइंट करके लिखना, स्टार पॉइंट करके लिखना, परंतु इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार सजीवों के निर्माण में, सजीवों के निर्माण में भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है, भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती है। जैसे जैसे कार्बन तथा हाइड्रोजन के मिलने से, कार्बन तथा हाइड्रोजन संयुक्त होकर, ऐसे देखना, संयुक्त होकर मीथेन गैस का निर्माण करते हैं, CH4। CH4 को क्या कहते हैं भाई, मीथेन, और सामान्य भाषा में इसको एक नाम भी देते हैं, प्राकृतिक गैस। पोस्ट में लिखना, प्राकृतिक गैस भी कहलाती है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, कोमा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयुक्त होने से अमोनिया का निर्माण होता है, NH3, NH3 अमोनिया।
NH3 अमोनिया का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयुक्त होने पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयुक्त होने पर जल H2O का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। अब होता क्या है, साइंस तो हर चीज का प्रूफ मांगती है कि आपने तो कह दिया कार्बन नाइट्रोजन जुड़ गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ गया, जल और ऑक्सीजन, अब जीव बना कैसे? आप प्रयोग के द्वारा सत्यापित करके बताओ कि सजीवों का निर्माण ऐसा क्या हुआ इनसे कि सजीवों का निर्माण हो सकता है इनसे। तो एक वैज्ञानिक आया था मिलर। कौन सा वैज्ञानिक आया था? मिलर। उसने प्रयोग के द्वारा ये सत्यापित कर दिया कि वास्तव में इन तीनों गैसों के मिश्रण को गर्म किया जाए। इन तीनों, कौन कौन सी तीनों गैसें? मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प। इनको गर्म कर लो पहले। गर्म करके क्या करना है? ठंडा करना है। और ठंडा करने पे देखा कि जो विलियन जो था उसका रंग हल्का गुलाबी था। और जब देखा कि ये गुलाबी क्यों हो रहा है, तो उसमें देखा कि सजीवों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थ उपस्थित थे। जैसे उसमें प्रोटीन पाई जा रही थी, उसमें लिपिड पाई जा रही थी, और साथ साथ में किसकी मात्रा भी थी? जल की मात्रा भी थी। तो वहां से ये निष्कर्ष निकला कि जो सजीवों के निर्माण में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं वो इस विलियन में उपस्थित है। और ये बात प्रायोगिक रूप से जो सत्यापन किया था वो कौन था? मिलर था। तो अगली लाइन से इंपॉर्टेंट करके लिखना ना। उद्विकास में मिलर ने और अंडरलाइन कर लेना, मिलर ने प्रायोगिक सत्यापन के आधार पर सजीवों का निर्माण विभिन्न विभिन्न भौतिक रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है। जैसे क्या करा इन्होंने? कौन कौन सी तीन गैसें ली? अमोनिया, मीथेन, प्लस NH3, अमोनिया प्लस H2O, इन तीनों का। और ये H2O क्या था? जल, क्योंकि गर्म कर रहा था। इन तीनों को क्या किया उसने? गर्म किया। जबकि गर्म, भाई कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में गर्म को कैसे पता चले गर्म हो रहा है? तो एक ऐसे चिन्ह लिखता है डेल्टा का। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ये चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब यहाँ अभिक्रिया में जो है उसको क्या है? गर्म कर रहा है कोई पदार्थ को, किसी न किसी पदार्थ को क्या कर रहा है? वो गर्म। तो गर्म जो है उसके लिए ये चिन्ह काम में लेता है। और गर्म करने पर इन जो है उसको बाद में क्या किया गया? मिश्रण बना। इन तीनों का क्या बना? मिश्रण। और मिश्रण को क्या किया गया? ठंडा। और इस मिश्रण में विभिन्न प्रकार के पदार्थ उपस्थित थे, जो क्या थे? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। और ये आगे चल के कहीं ना कहीं किसके निर्माण में सहायक होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं? DNA प्लस। इसका मतलब इन पदार्थों से अगर DNA RNA बन रहा है तो डेफिनेटली किसका निर्माण हो रहा है? सजीव का निर्माण हो रहा है। ये बात इसने बताई थी प्रायोगिक सत्यापन के द्वारा। वैज्ञानिक कौन था ये? मिलर।
सीधा ऐसे उतार लो, थोड़ी नहीं लिखेंगे। देखो ये यहाँ तक समझ में आएगा। मिश्रण बना, मिश्रण अत्यधिक गर्म था, मिश्रण जो था अत्यधिक क्या था, उबाल रहा था उसको। यहाँ पे हीट का निशान लगा है ना। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ये निशान है दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो है गर्म है, वो अभिक्रिया कहीं ना कहीं उसमें पदार्थों को गर्म किया जा रहा है। अब अत्यधिक गर्म है, उसको क्या करेगा फिर वो, इस मिश्रण को ठंडा, और ठंडा करने पर जो मिश्रण है, मिश्रण का जो ठंडा मिश्रण जो होता है उसका रंग जो है वो कैसा होता है, हल्का गुलाबी। और हल्का गुलाबी जो था, उस मिश्रण में क्या क्या उपस्थित है भाई, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, जो आगे चल के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं इसको, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल किसको कहा जाता है, डीएनए और आरएनए। इसका मतलब इन पदार्थों से डीएनए आरएनए बन रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसका निर्माण हो रहा है, सजीव का निर्माण हो रहा है। आप जो हिस्ट्री में पढ़ते हो, मानव का उद्विकास पढ़ते हो, ह्यूमन इवोल्यूशन, है ना, वो जो पढ़ते हो हिस्ट्री के रूप में मानव का उद्विकास पढ़ते हो। मानव विज्ञान कौन सी होती है फिर, एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मानव उद्विकास का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जैसे आप हिस्ट्री से एमए कर रखी है, किसी ने सोशियोलॉजी से एमए कर रखी है ना, तो पॉलिटिकल से एमए करते हो, वैसे एक सब्जेक्ट चलता है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान या मानव शास्त्र, जिसको मानव शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। उसमें यही पढ़ते हैं, मानव का उद्विकास, इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाता है मैं। अब अगला जो सिद्धांत आएगा वो लेमार्क का आएगा। किसका आएगा, लेमार्क। लेमार्क ने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बताई, लेकिन इसके सिद्धांत का खंडन कर दिया था। एक वैज्ञानिक आया था विजमेन, लेमार्क के सिद्धांत का बात बहुत अच्छी अच्छी बताई, कुछ बातें सही बताई और कुछ प्रायोगिक, इसकी बातों का कोई प्रायोगिक आधार नहीं था, प्रैक्टिकली रूप से प्रूफ नहीं हो पा रही थी, कुछ बातें ऐसी थी। इसलिए इसके सिद्धांत को चैलेंज कर दिया। एक वैज्ञानिक आया था विजमेन। अब उस लेमार्क ने उस चैलेंज को माना नहीं। भाई कैसे मानेगा, बोले अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो प्रयोग के द्वारा बता दो कि मैंने ये चीज़ गलत बताई है। तो उसने प्रयोग किया, और प्रयोग किया था, उस सिद्धांत का नाम पूछते हैं विजमेन ने। सबसे पहले देखो, लेमार्क ने जो सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत देते अपन पढ़ेंगे, आप एक पढ़ते हो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, जिसमें जिराफ की, प्रारंभ में जब जिराफ बना था तो उसकी गर्दन छोटी थी। जैसे जैसे जीवों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ती गई तो धरती पे खाने पीने के सामान क्या होता गया, कम। अब वो अपने दोनों पैरों को ऊपर करके और पेड़ पौधों की पत्तियां खाने लगा। गर्दन को जितना ज्यादा ऊपर करता, अब हर जनरेशन उसकी यही काम कर रही थी, जो भी जनरेशन आ रही थी वो सब गर्दन को ऊपर करके पेड़ों की पत्तियां खा रही थी। अब एक जनरेशन ऐसी आई कि उसमें सभी जिराफ लंबी गर्दन वाले जो है देखे गए। तो वो कहता है उपार्जित लक्षण की वंशागति, कि ये उपार्जित करी है जिराफ ने वातावरण से। कैसे उपार्जित करी है, कि भाई नीचे धरती पे तो है नहीं अब कुछ खाने पीने का, अब ऊपर से उसको भोजन लेना है, पेड़ पौधों की शाखाओं से लेना है। इसके लिए वो अपनी गर्दन का उपयोग, और जिस अंग का ज्यादा उपयोग करेगा वो अंग तो विकसित होते चले जाएंगे, और जिस अंग का उपयोग कम होगा वो या तो अल्प विकसित रह जाएंगे या हासित रह जाएंगे। फिर आता है, और उन हासित अंगों को कहते हैं जिनका उपयोग कम हो रहा है, उनको या तो विलुप्त हो गए हैं, ये वो अवशेषी अंग के रूप में है। या तो जिनका उपयोग कम हो रहा है, जैसे कहते हैं सांप के पहले पैर हुआ करते थे, लेग्स हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में देखो सांप के कोई भी लेग्स नहीं होती है। तो जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है वो या तो विलुप्त हो जाती हैं या अवशेषी अंग के रूप में रहती है। जैसे अपने शरीर में भी है अपेंडिक्स, क्या काम अपेंडिक्स का, कोई काम नहीं है। क्या काम है अपेंडिक्स का, कोई भी काम नहीं। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है।
हमारे जो पूर्वज है उनमें कोई लाखों सालों पहले जो है पूर्वजों में विकसित थी, जबकि पशु जो होते हैं उनमें अपेंडिक्स विकसित प्रकार की होती है। हाँ, वो पाचन की क्रिया होती है और मुख्य रूप से वो हरी हरी घास वगैरह खाती है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। उस सेलुलोज का पाचन होता है वहाँ पे अपेंडिक्स में, और हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन ही नहीं होता। इसके अलावा मानव में और कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिनका उपयोग नहीं है, इस कारण से वो अवशेषी अंग के रूप में जो है दिखाई देते हैं या उपस्थित हैं। अब अपने अपनी कल देखो, कल पढ़ी थी उपास्थि, कहाँ पाई जाती है उपास्थि? कान। उपास्थि है तो एक छोटी और लचीली हड्डी उपास्थि कहलाती है। कल बताया था, एक छोटी और लचीली हड्डी क्या कहलाती है? उपास्थि। अब देखो उसमें गति होनी चाहिए, तो कान अपने आप थोड़ी अपन जो है जानवरों की तरह हिला डुला सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्ण पेशियां है इनका कोई उपयोग नहीं है। कर्ण पेशियां मानव में अवशेषी अंग का उदाहरण है, जबकि जानवरों में ये अवशेषी नहीं है, पूर्ण रूप से सक्रिय है। जैसे कोई मक्खी मच्छर बैठता है वो तुरंत फड़फड़ाते हैं उनको, उनमें एक्टिव मोशन होता है, अपने अंदर नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर जो कर्ण पेशियां है वो किसका उदाहरण है? अवशेषी अंग का उदाहरण है। इसी तरीके से आपने जो पक्षी देखते होंगे कि उनकी आंखों पे एक लाल रंग की झिल्ली पाई जाती है, उसको कहते हैं निमेषक झिल्ली। उसको कहते हैं निमेषक झिल्ली। पक्षियों को देखना कभी, लाल रंग की आंखों के ऊपर एक परत सी पाई जाती है जिसको कहते हैं निमेषक झिल्ली, और अपने अंदर ये अवशेषी अंग है। आंख के बिल्कुल कोने पे देखना एक रेड कलर का पॉइंट सा दिखाई देता है। इसका मतलब हजारों साल पहले अपने पूर्वज थे, उनमें ये पूरी आंख पे फैली हुई थी, और अब इसका कोई उपयोग नहीं हुआ, तो धीरे 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 जो है ये क्या अवशेषी अंग के रूप में कहलाती है, और इसको क्या कहते हैं अपन? निमेषक झिल्ली कहते हैं। अपेंडिक्स ये भी अवशेषी अंग है। इसके अलावा आप अक्कल दाढ़, विजडम टीथ, अक्कल दाढ़ का कोई काम नहीं होता। चबाने का काम जो है मोलर प्री मोलर ये करते हैं, लेकिन अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ का चबाने से या निगलने से कोई योगदान नहीं है। तो विजडम टीथ या अक्कल दाढ़ है उसका भी कोई उपयोग नहीं है, लेकिन वर्तमान में वो अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है। तो मनुष्य में कौन कौन से अवशेषी अंग के उदाहरण हो गए जो पहले हजारों साल पहले तो विकसित थे हमारी पीढ़ियों में, लेकिन उनका उपयोग कम होने के कारण अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है। तो आंख में पाई जाने वाली निमेषक झिल्ली जो पक्षियों में सबसे ज़्यादा विकसित होती है, अपेंडिक्स, इसके अलावा कौन अपकरण पेशिया, और उसके अलावा विजडम टीथ या अक्ल दाढ़। अक्ल दाढ़ देखो मोलर है, चवर्णक तुम क्या बोलते हो हिंदी में, अग्र चवर्णक, उनका काम होता है चबाना भोजन का। इस अक्ल दाढ़ का कोई लेना देना नहीं इस काम से, और ये कहलाती है अवशेषी अंग। क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग कहलाती है। अब इन सब चीज़ों को चैलेंज देने वाला वैज्ञानिक आ गया लेमार्क को, और वो था विजमेन। विजमेन ने जो है एक सिद्धांत दिया था, जनन द्रव्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? जनन द्रव्य का सिद्धांत, जर्म प्लाज्मा थ्योरी। ये भी पूछा हुआ सवाल है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं आया भाई। जर्म प्लाज्मा थ्योरी। और उसने क्या करा था? इसने कहा था ना कि इसने क्या किया था? चूहे पे प्रैक्टिकल किए। अब वो कह रहा है ना कि जो अंग ज्यादा विकसित होते हैं, जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होता है वो अगली पीढ़ी में विकसित होते चले जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग कम होता है वो अल्प विकसित हो जाते हैं या हासित हो जाते हैं या अवशेषी अंग के रूप में रहते हैं। तो इसने क्या करा? 21 पीढ़ियों तक चूहे पे अध्ययन किया। हर बार क्या करता? चूहे की पूंछ काट देता, है ना। लेकिन लगातार जितनी भी 21 पीढ़ियों तक हर चूहा, कोई भी चूहा ऐसा नहीं था, सब में टेल उपस्थित थी। क्या उपस्थित थी? टेल उपस्थित थी। तो इसके अनुसार तो जब पूंछ काट दी गई तो उसके बाद में तो आनी नहीं चाहिए। तो ये जो है किसका खंडन करता है? ये सिद्धांत लेमार्क के सिद्धांत का खंडन करता है। कौन सा सिद्धांत है? जनन द्रव्य का सिद्धांत। और जनन द्रव्य का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था विजमेन ने। किसने दिया था? विजमेन ने दिया था। तो सबसे पहले लिखना लेमार्क का सिद्धांत, हेडिंग डालो लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क का सिद्धांत। देखो जितने भी आधुनिक सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, जैसे अभी ओपेरिन, हेल्डन, मिलर, लेमार्क, हुगो डी व्रीज का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, इन सब में आधुनिक सिद्धांतों में भी सबसे पहले या सबसे पुराना सिद्धांत किसका कहलाता है?
लेमार्क का। आधुनिक सिद्धांत में भी सबसे पहले जो सिद्धांत दिए थे या सबसे पुराना जो सिद्धांत कहलाता है वो किसका कहलाता है? लेमार्क। तो लिखना, इंपॉर्टेंट करके लिखना। आधुनिक सिद्धांत में, आधुनिक सिद्धांत में सबसे पुराना सिद्धांत लेमार्क का, लेमार्क का कहलाता है, लेमार्क का कहलाता है। लेमार्क के सिद्धांत, लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार नंबर 1 पॉइंट करके लिखना, सीधा पॉइंट में लिखेंगे, थ्योरी नहीं लिखेंगे। लेमार्क के सिद्धांत के अब देखो ये पहला पॉइंट क्या कहते हैं, इधर देखना, कि शरीर की जो वृद्धि होती है, भाई अपन आज क्या पढ़ रहे हैं कि शरीर की वृद्धि जो है वो होती है, शरीर में क्या होता है? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन से नई सेल्स बनती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, और वहाँ पर क्या होती है? ग्रोथ होती है, या अपन कहते हैं क्या होती है? वृद्धि होती है। ये तो साइंस कहती है। अब इसको इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम लेमार्क को, ना तो कोशिका विभाजन जानता था, ना ये नई सेल्स कैसे बनती है इसके बारे में भी इसको कोई जानकारी नहीं था। तो ये क्या कहता है कि शरीर में कुछ आंतरिक बल पाए जाते हैं। अब वो आंतरिक बल कौन से, वो ये भी नहीं बता रहा है कि शरीर में कुछ आंतरिक बल पाए जाते हैं जिससे शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका तो कोई तुक ही नहीं है भाई। अगर आंतरिक बल है तो वो कौन से बल है बताओ तो, और कैसे हो रही है उससे वृद्धि? उसको कोई नॉलेज नहीं था, तुक्केबाजी में बोला गया। पहला सिद्धांत की पहली बात यही थी इसकी, कि शरीर में कुछ आंतरिक बल कार्य करते हैं जिससे शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो लिखो इसमें पहला पॉइंट, इस सिद्धांत का पहला पॉइंट ये है, शरीर की वृद्धि आंतरिक, आंतरिक बल के द्वारा होती है। इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं, आंतरिक बल के द्वारा होती है, इंटरनल फोर्सेस। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? शरीर की वृद्धि में आंतरिक बल, इसको नहीं पता था कोशिका विभाजन क्या होता है, नई कोशिकाएं क्या बनती है, बस इसने अनुमान लगा लिया बेटे बेटे और लिख दिया इसने पहला कि भाई शरीर की जो वृद्धि है, सजीवों में जो शरीर की वृद्धि है वो किसके द्वारा होती है? आंतरिक। दूसरा, नंबर 2 करके लिखना। अब आप क्या करते हो, उपार्जित लक्षण याद कर जाते हो और एग्जाम में वो देखने को ही नहीं मिलता है। अरे वो एक ही थोड़ी बात कही थी। नंबर 2, जंतुओं में आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अंगों का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है। जंतुओं में आवश्यकता के अनुसार अंगों का निर्माण होता है। नंबर 3, उपार्जित लक्षणों की, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। अभी समझाएंगे, पहले पॉइंट्स लिखते जाओ। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। शरीर में, नंबर 4, शरीर में आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार
अंगों का विलुप्त व निर्माण, दोनों लिखना, व निर्माण होना। विलुप्त व निर्माण होना। जंतुओं में आवश्यकता के अनुसार अंग बन गए। अब ये कह रहा जिनकी आवश्यकता ही नहीं है वो विलुप्त भी हो सकते हैं। जिन अंगों की आवश्यकता नहीं है वो क्या हो सकते हैं, आगे चल के विलुप्त भी हो सकते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, शरीर में आवश्यकता के अनुसार अंगों का विलुप्त व निर्माण होना। अब देखो यहां पर ये देखना, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, इसका मतलब क्या होता है भाई, अभी समझाया था। वातावरण से अर्जित जो लक्षण है वो अगली पीढ़ी में जो है ट्रांसफर हो जाएंगे, ये कहता है। वातावरण से जो अर्जित लक्षण है वो उसकी अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। ये बात सही है क्या भाई? इसके अनुसार तो सही है। इसने एग्जाम्पल किसका दिया था? जिराफ का दिया था। अब देखो जिराफ प्रारंभ से ही लंबी गर्दन वाले थोड़ी थे, गर्दन छोटी थी क्योंकि उनको पूरा खाने का जो है आराम से जो है पृथ्वी पर मिल जाता था। जैसे जैसे जीवों की क्या बढ़ी, संख्या बढ़ी तो खाने पीने का जो सामान है वो क्या होता गया, कम। अब उसको पेड़ पौधे से जो है खाना चाहिए था, पत्तियों तक पहुंचना था, शाखाओं तक पहुंचना था, इसलिए वो अपने दोनों पैरों को ऊपर करता और गर्दन को ऊपर करता। अब गर्दन पे जो है नसें है या मसल्स है उसमें खिंचाव होता गया और हर पीढ़ी यही करती गई। लगातार 5-6 पीढ़ियों में यही प्रोसेस चली और एक प्रोसेस ऐसी आई कि उसमें उत्पन्न सभी जिराफ कैसे देखे गए, लंबी गर्दन वाले देखे गए। तो यहाँ पर जो है इसको इसने क्या कहा, उपार्जित लक्षण। लेकिन इससे मिस्टेक क्या हुई, इसका खंडन ठीक कुछ हद तक सही कहा था लेकिन ये साइंस के रूप में सही नहीं बताया गया। वातावरण से अर्जित लक्षण जो है वो वंशानुगत होते हैं, इसने ये बताया। जरूरी नहीं है भाई, मुख्य रूप से वही लक्षण जो है वंशागत होते हैं जो किससे संबंधित होते हैं, डीएनए और आरएनए से। तो फिर अब भाई वातावरण से कौन से लक्षण, अर्जित लक्षण जो उसकी पीढ़ी में पहुंचेंगे, वो बोल रहे हैं कि कई वर्षों तक सतत रूप से जो लक्षण वातावरण में चलते रहेंगे वही उसकी पीढ़ी में देखे जाएंगे। अब देखो कई पीढ़ियां गर्दन को ऊपर उठा के वो काम कर रही थी खाने का, तो वो लंबा चलना चाहिए काम, हजारों सालों तक चलेगा तो ही वो उसकी अगली पीढ़ी में पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। तो उसने सतत विकास को नहीं बताया। उसने लक्षण जो है वो तो पहुंच रहे, लेकिन लक्षणों जो है रूप से कई सतत विकास होना चाहिए उनका, जो काम कर रहे हैं वो कई हजारों सालों तक होगी, तब जाके किसी एक पीढ़ी में वो लक्षण क्या होंगे, देखने को मिलेगा। अर्थात वो सतत प्रक्रिया को नहीं बता सका और ना वो ये बता सका कि डीएनए, मुख्य रूप से जो लक्षण वंशानुगत होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, डीएनए और आरएनए। जिराफ का जो गर्दन का लंबा होना है वो एक पर्यावरणीय लक्षण तो है, पर्यावरण से उपार्जित लक्षण तो है, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी या सतत रूप से चली। ये नहीं कि एक पीढ़ी ने तो आराम से जो है जमीन पे घास चर ली, दूसरी पीढ़ी ने ऊपर गर्दन करके खा ली, फिर अगली पीढ़ी आई वो आराम से घास नीचे खा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। लगातार जो है या सतत रूप से जो सभी जिराफ जो है वो अपनी गर्दन का ऊंचा करके ही उसको जो शाखाओं तक पहुंच रहे हैं। ये प्रोसेस लंबी चलनी चाहिए और सतत चलने चाहिए, लगातार चलने चाहिए। ऐसे लक्षण ही वातावरण के जो है वो अगली पीढ़ी में पहुंचेंगे, वरना नहीं। तो फिर उसकी पीढ़ी, अब देखो यहां पर इसका मतलब वो कौन से लक्षणों को जो वंशानुगत मान रहा है, वंशानुगत लेमार्क कौन से लक्षण को वंशानुगत मान रहा है, वातावरण से अर्जित, जबकि ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से डीएनए और आरएनए से संबंधित लक्षण ही वंशानुगत होते हैं। वातावरण से जो अर्जित लक्षण वही अर्जित होते हैं जो प्रक्रिया लंबी चलती है या सतत चलती है, हजारों सालों तक चलती है, हजारों सालों तक सतत रूप से चलती है, वही लक्षण जो है आगे जाके किसी एक पीढ़ी में दिखाई देते हैं। तो इसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, बस ये चीजें बता दी। तो लिखो इसमें, अगली लाइन से लिखना शुरू करो सीधा लिखना। लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार वातावरण से
अर्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं। वातावरण से अर्जित लक्षण वंशानुगत होते हैं। ऐसे तो फिर पहलवान का बेटा पहलवान होना चाहिए, है ना? जरूरी थोड़ी है, वो तो उसकी जो है वो एलिजिबिलिटी पे निर्भर करता है सारा। अब देखना, इंपॉर्टेंट करके लिखना, वातावरण के वो लक्षण ही, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखना, वातावरण के वो लक्षण ही वंशानुगत होते हैं। जो कैसे होते हैं भाई? हाँ, सतत रूप से, लगातार, जो सतत रूप से कई पीढ़ियों में, सतत रूप से, सतत को अंडरलाइन करो, ये वर्ड यूज करना था उसको, सतत रूप से कई पीढ़ियों में देखे जाते हैं। कहां तक लिखा भाई? अब किसी ने पूरा लिख लिया? अब देखो, वातावरण से कौन से लक्षण उसकी पीढ़ी में जाएंगे? जो सतत रूप से हजारों सालों तक चले। ये नहीं कि एक जनरेशन तो जो है पृथ्वी से घास खा रही है, अगली जनरेशन पेड़ पौधे से खा रही है, फिर अगली जनरेशन जो है नीचे जो है घास खा रही, तो वहां पे ऐसा कभी भी जिराफ की गर्दन लंबी नहीं होगी। उसने हजारों पीढ़ियां जो है उसकी, उन सब ने अपनी गर्दन का उपयोग किया था, तब जाके जो है लंबी गर्दन वाले जिराफ उत्पन्न होने चाहिए। इसका मतलब वातावरण से वही लक्षण संतान में पहुंचेंगे जो सतत रूप से लंबे अवधि के लिए चलते हैं। तो ये बात वो नहीं बता पाया था। इसके आगे लिखना, लेमार्क के अनुसार जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वह विकसित होते चले जाते हैं, वह विकसित होते चले जाते हैं, और जिनका उपयोग कम होता है उनका क्या होता है फिर? या तो विलुप्त हो जाएंगे, हाँ, या फिर वो क्या हो जाएंगे? अवशेषी हो जाएंगे। जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होता है वो तो विकसित होते चले जाते हैं, तथा जिन अंगों का उपयोग कम होता है, जिन अंगों का उपयोग कम होता है वो विलुप्त, कोमा करके लिखना, विलुप्त कोमा लगा के लिखना, अवशेषी अंग, और अंडरलाइन करना इस शब्द को, अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित होते हैं, अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित होते हैं। अब सीधा सा प्रश्न यह बनता है, अब आप यानी कि अपने पास में एक शब्द निकल के आया, क्या शब्द निकल के आया भाई? अवशेषी अंग। क्या शब्द निकल के आया? अवशेषी अंग। अब सीधा यही लिखो, अवशेषी अंग कौन कौन से होते हैं भाई? बताओ, दिखा। अभी बताया, अपेंडिक्स। हाँ, तो लिखना, हाँ, अवशेषी अंग के उदाहरण लिखो, कर्णपेशिया, ईयर मसल्स, बाह्य कर्णपेशिया, ऐसे लिखना, कर्णपेशिया। बाह्य कर्णपेशिया अपन नहीं हिला सकते जानवरों की तरह। बकरी देखो कैसे कान हिलाती है अपने, है ना? गाय भैंस अपन नहीं हिला सकते क्योंकि उनमें कर्णपेशिया विकसित है। कर्णपेशिया होती है विकसित। इसके बाद में अपेंडिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका। अब देखो ये नाम लिखता है अंग्रेजी, इसलिए बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या है, कर्मी रूपी। हाँ, अगर ऐसे वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो उस प्रश्न को इंग्लिश में देख लेना तुरंत, परिशेषिका।
नंबर 3 अक्लदाड़, हाँ, जिसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, हाँ, नाम रख दिया बस, विजडम टिथ। नंबर 4 निमेषक झिल्ली, कहाँ पाई जाती है ये? हाँ, नेत्र में। और सबसे ज्यादा विकसित किस में होती है? विकसित प्रकार की पूछे, पक्षियों में। ये मनुष्य के अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। अवशेषी अंग कहलाते हैं। ये अपेंडिक्स, ये लिख लेना, इसको हिंदी में कहते हैं कर्मी रूपी परिशेषिका। ये बात तो इसने सारी कह दी। लड़कियां अपन सब नाक कान छिदवा के रखते हैं, तो आने वाली जनरेशन के क्या नाक कान सीधे हुए होते हैं क्या? तो फिर, हाँ, हर जनरेशन में जो है नाक कान सीधे होते हैं, तो इसका मतलब तो वो उपार्जित हो जाना चाहिए, और एक जनरेशन अब तक ऐसी आ जाना चाहिए जिसके नाक और कान है सीधे। यही खंडन हो गया उसका पहले। अब इसको चैलेंज किसने किया? विजमैन ने किया कि आप जो बात बता रहे हो कुछ सही बता रहे हो और कुछ गलत बता रहे हो। और उसने एक सिद्धांत दिया। अब कि लेमार्क मानने वाला नहीं था, कैसे तो कोई भी आके मुझे गलत बोल जाएगा, साइंस क्या मानती है? प्रयोग द्वारा सत्यापित। तो उसने प्रयोग भी करके दिखा दिया और एक सिद्धांत दिया जनन द्रव्य का, या जीव द्रव्य का, सॉरी, जनन द्रव्य का सिद्धांत। तो लिखो इसमें, लेमार्क के सिद्धांत की आलोचना, लेमार्क के सिद्धांत की आलोचना विजमैन ने, विजमैन ने करी थी। और विजमैन ने एक थ्योरी दी थी, जनन द्रव्य का सिद्धांत। इसको कहते हैं जर्म प्लाज्मा थ्योरी। और इस सिद्धांत में इसने क्या बताया, देखना इधर, ये कहा है कि शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है कायिक कोशिकाएं, एक कोशिका तो कौन सी होती है? कायिक कोशिकाएं, सोमेटिक सेल्स। दिखना नहीं, एक बार समझ लो थोड़ा, सोमेटिक सेल्स। और दूसरे प्रकार की कोशिका कौन सी बताई? जनन कोशिका। शरीर में कितने प्रकार की कोशिका होती है? दो। एक तो कौन सी कोशिका? कायिक। और दूसरी कौन सी? जनन कोशिका। अब देखो इसने क्या बताया, जनन कोशिका जैसे अंडाशय और टेस्ट, इसको कहते हैं ओवेरी और वर्षण। अब ये क्या बताता है, ये सबसे पहले विजवेन था, उसने कौन सा सिद्धांत दिया था? इसने क्या बताया कि शरीर में कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती है? दो प्रकार की। एक तो कायिक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। अब ये कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही लक्षण ट्रांसफर होंगे जो कौन सी कोशिकाओं से संबंधित है? जनन कोशिकाओं से संबंधित लक्षण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और कौन से नहीं होते हैं? कायिक कोशिकाओं से संबंधित लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। और ये बात किसने बताई थी? विजबेन ने। और इसने किसके सिद्धांत का खंडन किया था? लेमार्क के सिद्धांत का खंडन किया था। तो इसको लिखना, ऐसा कैसा उतारो इसको।
जनन कोशिकाओं से, इसी के नीचे लिख लेना, जनन कोशिकाओं से संबंधित लक्षण वंशानुगत होते हैं। कौन से नहीं होते भाई? कायिक कोशिकाओं से। इनको छोड़ के शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी कैसी है? कायिक कोशिका। त्वचा में पाई जाने वाली कोशिका कैसी है? कायिक कोशिका। अंडाशय और वृषण को छोड़ के सारी कोशिकाएं कौन सी कहलाती है? कायिक। क्या कायिक कोशिकाओं से संबंधित लक्षण वंशानुगत होते हैं? नहीं। सतत लंबी वही होगी तो सतत हो और कई हजारों साल तक लगातार चले, वही ट्रांसफर होगी। वंशानुगति नहीं होते हैं। ये भी बाई जीन, डीएनए और आरएनए में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन अभी पढ़ेंगे, हुगो डिवरीज, उत्परिवर्तन हो रहा है। जीन के द्वारा ही होता है। कायिक कोशिकाओं से संबंधित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं और जनन कोशिकाओं से संबंधित लक्षण वंशानुगत हो जाते हैं। अब आता है डार्विन थ्योरी, डार्विनवाद। इसमें देखो 3 प्रश्न बनते लेमार्क में। एक तो इसका किताब का नाम पूछते, बुक का, लोस्पिजुलॉजी बुक पूछे तो। तीसरी इसके सिद्धांत पूछते हैं। अब सिद्धांत में वो क्या गड़बड़ करता है, आप एक ही नाम याद करके जाते हो, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। अब वो ऑप्शन में कहीं लिखता ही नहीं है क्योंकि उसने 4-5 बातें बताई थी अपने सिद्धांत में। तो वो लिखता है, प्रश्न आता है लेमार्क के सिद्धांत के अनुसार। अब वो लिखता है, अब वो कहीं भी ऑप्शन में लिखता ही नहीं उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत दिया था। उसने सीधा ही लिखा आंतरिक बलों के द्वारा शरीर में वृद्धि, ऐसे ऑप्शन लिखता है। अब वहाँ कंफ्यूज होते हो और तुक्केबाजी करते हो, ऐसा नाम लिख के आओगे जो गलत ही होता है। तो इसका मतलब सिद्धांत के उपार्जित लक्षणों की वंशागति की बात नहीं बोली थी, उपार्जित लक्षण की वंशागति की भी बात कही थी। अंगों की उपयोगिता व अनुपयोगिता, जो अंग उपयोग होते गए वो विकसित होते गए, जिन अंगों का उपयोग कम हुआ वो अवशेषी या विलुप्त हो गया। एक ये बात बताई। शरीर की वृद्धि कैसे होती है, इसको कोशिका विभाजन का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए इसने कहा कि शरीर में कुछ आंतरिक बल काम करते हैं जिससे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसलिए 4-5 बातें आपको याद रख के जानी है क्योंकि उसको पता है उपार्जित लक्षण की वंशागति। लेमार्क का नाम आते हर बच्चे के दिमाग में एक ही लाइन आती है उसको, इसके बाद नहीं आता उसको। तीसरा, लेमार्क के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? अब ये आरएस प्री में पूछा हुआ सवाल है, जनन द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था? ऐसे चरम प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? तो विजमेन ने दी थी। किसने दी थी? विजमेन। और किस पे प्रयोग किया था इसने? चूहे पे प्रयोग किया था। हाँ, पूछ पे प्रयोग लिख लेना कहीं पे, चूहे पे प्रयोग करा था विजमेन ने। अब हम पढ़ेंगे डार्विन। उद्विकास के आधुनिक सिद्धांत में अगला लिखना डार्विन का सिद्धांत। इसमें भी सेम वही 3 प्रश्न बनते हैं। डार्विन में भी एक और बनता है, उसके जहाज का नाम पूछा हुआ है कि डार्विन ने कौन से जहाज से यात्रा करी थी। अभी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने नहीं चाहिए, लेकिन पता है फैक्चुअल जरूर है, लेकिन ऐसा फैक्चुअल है जो या तो बहुत कम बुक्स में मिलेगा या पता नहीं है, इसलिए पूछते हैं। बीगल, जहाज का नाम पूछा हुआ है इसका बीगल, ये सब लिखेंगे।
वही एक इसकी बुक कौन सी, पहला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज। दूसरा इसने जो सिद्धांत दिया था वो एक प्रचलित सिद्धांत था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, या उसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन का, नेचुरल वर्ण, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन, जिसको आप कहते हो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। क्या कहते हो जिसको? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। डार्विन की जब भी बात करते हैं तो आप एक बात बोलते हो कि डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत। लेकिन डार्विन इस चीज को देखो, ये थोड़ा ठीक करना, आपकी बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक करते हो। डार्विन ने इसके लिए जो शब्द काम में लिया था वो क्या लिया था? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। अब आप प्रश्न पूछोगे फिर ये योग्यतम की उत्तरजीविता ये कहाँ से आया? आया तो डार्विन से ही है, लेकिन ये नाम स्पेंसर ने दिया था। स्पेंसर ने इसको सरल करके बता दिया था, और एक वैज्ञानिक आया था स्पेंसर, और इस प्राकृतिक वर्ण को उसने जो है सरल भाषा में बता दिया था, और उसको क्या कहा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये अपन कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। तो योग्यतम की उत्तरजीविता ये शब्द काम में लेने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? स्पेंसर था, भाई डार्विन नहीं था। डार्विन ने तो क्या बोला था? प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। तो लिखो इसमें सबसे पहले लिखना, उद्विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत, उद्विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। और इसमें इंपॉर्टेंट करके लिखना, डार्विन ने कौन से जहाज से यात्रा करी थी? बीगल, अंडरलाइन कर लेना इसको। बीगल नामक जहाज से यात्रा, और डार्विन ने जो अध्ययन किया था मुख्य रूप से पक्षियों की चोंच पे करा था। इसका सिद्धांत क्या कहलाता है? यही आता है मेन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। जैसे मैं लिख रही हूं वैसे लिखो, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, या इसको नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। इस प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को स्पेंसर ने क्या बोला था? यही लिख लो, स्पेंसर। स्पेंसर वैज्ञानिक ने इसको और कुछ बोला था, इसको सरल बोल दिया था, सरल भाषा में बताया था, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा। ये आप पे भी लागू होता है, जिसकी सबसे अच्छी ज्यादा तैयारी है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में चयनित होगा, तो योग्य है उसका हो जाएगा। अब अपने पे लागू कर रहे हैं ना। योग्यतम की उत्तरजीविता, तुम्हारा नहीं होगा तो होगा किसका? वो सर तो इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं तुमसे कि इनका जो है हर हाल में सिलेक्शन चाहिए, और तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। हाँ यस बोलने में क्या जोर आ रहा है?
है। देखो इधर देखो, डार्विन के सिद्धांत में अपन सबसे पहले एक फैक्चुअल चीज लिखते हैं कि बीगल नामक जहाज से इसने यात्रा करी थी। डार्विन ने जो अध्ययन किया था मुख्य रूप से पक्षियों की चोंच पर करा था। दूसरा, इसने जो सिद्धांत दिया था डार्विन ने, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। और इस प्राकृतिक वर्ण को स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा था? योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और बुक कौन सी लिखी थी? ओरिजिन ऑफ, अगर वो हिंदी में लिखे जाति उद्भवन, यही है। अगर वहां कंफ्यूज हो जाओ ना जाति उद्भवन क्या आ गया, तो उसका तुरंत देख लेना प्रश्न इंग्लिश वाला साइड में बगल में। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत है। अगर ये स्पेलिंग तो ऐसे लिख लो, सर्वाइवल। कैसे लिखते हैं सर्वाइवल? तुम लिख लो भाई। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, ये याद रख लोगे तो भी बहुत है, इससे भी काम हो रहा है। अब चलो, डार्विन ने क्या क्या बातें बताई अपने सिद्धांत में कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति का गुण पाया जाता है। प्रत्येक सजीव में संतान उत्पत्ति का गुण पाया जाता है। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो उसकी सारी जो संतान है जिंदा रही पृथ्वी पर, तो क्या होगा? संघर्ष होगा। किसके लिए? भोजन के लिए, आवास के लिए। क्या करेंगे वो? लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो संघर्ष को फिर कहा 3 प्रकार के संघर्ष करेंगे: अंतरजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष और पर्यावरणीय संघर्ष। अंतरजातीय का मतलब होता है एक जाति का दूसरी जाति से संघर्ष, और अंतरजातीय का मतलब होता है एक, जैसे तुम आपस में लड़ रहे हो, वो अंतरजातीय है। तुम जाके किसी शेर से लड़ो तो वो अंतरजातीय है। पर्यावरण का मतलब होता है पर्यावरणीय संघर्ष, जैसे बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, उसके बावजूद भी हम जिंदा है। इसका मतलब अपन ने स्ट्रगल करके अपन जो है प्रकृति में जिंदा है। इसका मतलब किससे संघर्ष किया? अपन ने प्रकृति से करा है। सबसे पहले ये कहता है कि हर जो है सजीव में संतान उत्पत्ति का गुण पाया जाता है। अब जैसे एक मच्छर है 2 लाख तक अंडे दे देता है, अगर वो सारे सुरक्षित रहे तो पूरी पृथ्वी पर मच्छरों के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। इसीलिए प्रकृति क्या करती है? योग्य जो जीव है, योग्य जो उम्मीदवार उसका चयन करती है। इसके लिए उनको क्या है? आपस में लड़वाती है। लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे? भोजन के लिए लड़ेंगे और आवास के लिए लड़ेंगे। अब ये भी 3 प्रकार का, भाई ये युद्ध किस 3 प्रकार का हो सकता है? अंतरजातीय, अंतरजातीय और पर्यावरणीय। अंतर का मतलब है एक जाति का जीव दूसरे, और अंतरा का मतलब होता है एक ही जाति के, और पर्यावरण का मतलब होता है पर्यावरण से। जैसे अब राजस्थान में अकाल पड़ गया, भगवान करे ऐसा नहीं हो, फिर भी अपन अपना जुगाड़ करके जिंदा हैं। इसका मतलब अपन ने पर्यावरण से क्या किया है? संघर्ष। अपन योग्य है, इसलिए प्रकृति ने अपना चयन, और जो इनका सामना नहीं कर पाता है वो वहीं पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये बात कौन बता रहा है? डार्विन। तो लिखो इसमें, लिखो पहले एक लाइन लिखना। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार नंबर 1, प्रत्येक सजीव में संतानोत्पत्ति का गुण पाया जाता है, या इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, संतान उत्पत्ति का गुण पाया जाता है। लेकिन पर्यावरण में भोजन और आवास तो सीमित है ना। संतान तो कितनी भी उत्पन्न हो जाए, लेकिन योग्य ही रहेगी इस पर्यावरण में, क्योंकि भोजन और आवास क्या है? सीमित है। तो नंबर 2 पॉइंट करके लिखना, मैं दोबारा समझा दूंगी, लिखना नहीं इन चीजों को, सीधा सीधा लाओ एक एक लाइन में। भोजन व आवास सीमित
और भोजन और आवास के लिए आपस में क्या होगा? आवास के लिए प्रकृति संघर्ष। हजारों विद्यार्थी एग्जाम देंगे, लेकिन सारे थोड़ी चयनित होंगे। यह संघर्ष कितने भागों में? 3 प्रकार का हो सकता है। अंतरजातीय, अंतरजातीय, अंतराजातीय और पर्यावरणीय। इंटर, अंतर को कहते हैं इंटर, इंटर स्पेसीज, और अंतरा को कहते हैं इंट्रा, पर्यावरणीय संघर्ष। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात लिखता है, इन सब से क्या उत्पन्न होती है जीवों में? विभिन्नताएं। क्या उत्पन्न होती है? वेरिएशन। ये सारी प्राकृतिक सिद्धांत को जो सिद्धांत है उस पर बोलिए इसने बात, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कही है। एक लाइन से सारी चीजें जुड़ रही हैं। पहली लाइन को अगर समझा जाए तो आगे याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्येक सजीव में संतान उत्पत्ति का गुण पाया जाता है। सही है या गलत ये बात है? अब ये कहता है कि अगर ऐसा हो तो कोई कीट, कोई भी आप एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो, तो अगर मान लो किसी एक कीट ने वो 2 लाख अंडे देता है एक बार में अपने जीवन काल में। एक कीट अपने जीवन काल में कितने लाख तक अंडे दे सकता है? 2 लाख तक। अब कितने सारे कीट है पृथ्वी पर, वो सारे दे, सारे सुरक्षित रहे, तो पूरे पृथ्वी पर हम तो क्यों रहेंगे फिर? क्या रहेंगे? कीट। इसके लिए प्रकृति ने समाधान निकाल रखा है कि इनको क्या करवाना है, किसके लिए? भोजन, भोजन और आवास के लिए क्या कर दिए? सीमित है। भोजन और आवास तो सीमित है ना, उसके लिए इनको लड़ाओ। किसके लिए? भोजन और आवास के लिए क्या कराना है? संघर्ष। और ये संघर्ष भी 3 प्रकार का होता है, अंतरजातीय, अंतराजातीय और पर्यावरणीय। 2 अलग अलग जातियों के बीच का संघर्ष, एक ही जातियों के बीच का संघर्ष, और पर्यावरणीय परिस्थितियों से संघर्ष। पर्यावरणीय परिस्थितियां कौन कौन सी होती है भाई? बाढ़, आकार, भूकंप, ये सब। ये लिख लो इसमें, ऐसा कैसा लिखो, ये लिख लेना। अंतरजातीय का मतलब होता है 2 विभिन्न जातियों के मध्य संघर्ष। भोजन के आवास के लिए लड़ रहे हैं अभी तो, और तुम लड़ रहे हो सिलेक्शन के लिए। भोजन भी मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, लड़ाई किसकी लड़ रहे हैं अपन? हाँ, इसी को क्या कहते हैं आगे चल के? वेरिएशंस। लास्ट में घूम फिर के तो रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहे हो भाई। नौकरी क्यों कर रहे हैं अपन? क्यों सिलेक्शन चाहिए अपने को? भोजन चाहिए, मकान चाहिए एक तो बढ़िया, और एक बढ़िया क्या चाहिए? इसके लिए पैसे चाहिए, और पैसे भी ऐसे हो जो जीवन भर बुढ़ापे में भी आते रहे। तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब से कोई बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। तो आपने अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार चयन किया स्कूल लेक्चरर का, ठीक है। घूम फिर के लाइन तो यही जा रही ना, भोजन और आवास, इसी के लिए। इसका मतलब डार्विन सही बोल रहा है, तो लिखो इसमें आगे विभिन्नताएं, हेडिंग डालो विभिन्नताएं या वेरिएशंस। विभिन्नताएं, वेरिएशंस, ठीक ना। डार्विन ने अपने सिद्धांत में
अपने सिद्धांत में विभिन्नताओं का उल्लेख किया है, जो मनुष्य के गुणसूत्रों से संबंधित होती है। गुणसूत्रों से, क्रोमोसोम गुणसूत्रों से संबंधित होती है तथा गुणसूत्रों में डीएनए व आरएनए उपस्थित होते हैं। डीएनए व आरएनए उपस्थित होते हैं। डीएनए व आरएनए उपस्थित होते हैं, जिनमें उपस्थित लक्षण उसकी संतान में, सारे बात एक ही कर रहे हैं, जिनकी संतान में पहुंचते हैं, संतान में पहुंचते हैं। अब देखो, डार्विन जो है उसने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक वर्ण का दूसरा नाम क्या है? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। स्पेंसर ने इसको दूसरा नाम दिया। क्या नाम दिया? योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत कहा था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी। सबसे पहले डार्विन क्या कहता अपने सिद्धांत में? सबसे पहली बात क्या बताई? प्रत्येक सजीव में कौन सा गुण पाया जाता है? ठीक है। अगर एक जीव की सारी संतानें जीवित रह जाए तो उसी की संख्या रहेगी। इसलिए प्रकृति जो है योग्यतम का चयन करने के लिए उनमें आपस में क्या जो है हाँ, संघर्ष उत्पन्न करती है। और वो संघर्ष किसके लिए होता है? भोजन और आवास के लिए। कितने प्रकार का? कौन कौन सा? पर्यावरणीय संघर्ष। अंतर का मतलब? हाँ। और पर्यावरणीय संघर्ष में क्या क्या आता है? हाँ, इनसे लड़कर भी अपन प्रकृति में जिंदा है, इसका मतलब अपन क्या है? योग्य है। और जो इनसे लड़के समाप्त हो गया वहीं समाप्त हो, जो नहीं इनका सामना कर पाया वो वहीं प्रकृति में उसका अस्तित्व है समाप्त हो जाता है। अब देखो, अब एक सिद्धांत आता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी व्रीज ने। किसने दिया था? हुगो डी व्रीज ने दिया। वो भी सेम यही बात बताता है, लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक बताता है कि उत्परिवर्तन कैसे होते हैं। सामान्य तो उत्परिवर्तन होते क्या है? स्वतः उत्पन्न होने वाले लक्षण। तो ये लक्षण किससे संबंधित होते हैं? ये आ चुकी बातें। सतत रूप से स्वतः उत्पन्न होने वाले लक्षण उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन किससे संबंधित होते हैं भाई? लिखो चलो, हुगो डी व्रीज का सिद्धांत। ये लिखो, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत तो लिखो, हुगो डी व्रीज ने दिया था। हुगो डी व्रीज ने दिया था। इसमें लिखना, इंपोर्टेंट करके लिखना, सतत व असतत रूप से, सतत व असतत रूप से होने वाले गुणसूत्रीय परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन कहलाते हैं। फिर अगली लाइन से लिखना,
डिवरीज के अनुसार, हुगो डिवरीज के अनुसार उत्परिवर्तन वातावरणीय भी हो सकते हैं, वातावरणीय भी हो सकते हैं। वातावरणीय भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट करके अगली लाइन से लिखना। उद्विकास की प्रक्रिया में, उद्विकास की प्रक्रिया में, उद्विकास की प्रक्रिया में अधिकांश लक्षण हानिकारक, अधिकांश उत्परिवर्तन, ऐसे लिखना, अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं, लाभदायक नहीं होते भाई, बहुत कम होते हैं। अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। आपने देखा होता है कि बहुत सारे घरों में किसी एक ऐसे बच्चे का जन्म हो जाता है जो ना तो देख पाता है ना सुन पाता है, तो देखा ना अब नॉर्मल चाइल्ड, जबकि उसकी जनरली तो ये देखा जाता है कि किसी न किसी उसके माता पिता में अगर है तो संतान में देखा जाता है, अगर 3 बच्चे तो एक में डेफिनेटली वो आता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि माता पिता दोनों स्वस्थ हैं लेकिन फिर भी उनके संतान में अब नॉर्मलिटीज, असामान्यता पाई गई है, या तो वो सुन नहीं पा रहा है, या वो देख नहीं पा रहा है, या वो चल नहीं पा रहा है, या वो बोल नहीं पा रहा है। इसका मतलब वहाँ क्या हुआ है? उत्परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन वही सेम कहाँ पे होगा? गुणसूत्रों में। और गुणसूत्रों में किस में परिवर्तन हो रहा है? डीएनए और आरएनए में। और डीएनए पर क्या पाई जाती है? जीन। गुणसूत्रों में परिवर्तन हो रहा है, डीएनए में हो रहा है, इसका मतलब किस में हो रहा है? डीएनए। और डीएनए में क्या पाई जा रही है? और जीन ही माता पिता से स्थानांतरित होती है। जीन ही जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। इसीलिए जीन को आनुवंशिकी की इकाई भी कहा जाता है, जेनेटिक यूनिट भी कहा जाता है। किसको? जीन को। थोड़ा सा समझना, देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अपन शरीर में पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में क्या है? कोशिका। जैसे जनन कोशिका की बात करें, कौन सी कोशिका की? क्योंकि जनन कोशिकाओं से संबंधित लक्षण ही वंशानुगत होते हैं, तो जनन कोशिका है। इस कोशिका में मान लो क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक, या इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस। अब केंद्रक में किसका निर्माण हो रहा है? गुणसूत्रों का। केंद्रक में क्या बन रहे हैं? गुणसूत्र बन रहे हैं, क्रोमोसोम्स बन रहे हैं, क्रोमोसोम। और गुणसूत्रों में क्या पाया जा रहा है? डीएनए और आरएनए पाया जा रहा है। डीएनए के ऊपर क्या पाई जाती है? और जीन। और यही जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है, अगली पीढ़ी में जाती है, स्थानांतरित होती है। किसको लेकर? लक्षणों को लेकर। और ये लक्षण कौन से लक्षण कहलाते हैं? वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। और यहाँ पर इसको अपन कह देते हैं, आगे चल के क्या हो गया भाई? उत्परिवर्तन। आगे उत्परिवर्तन कैसा होगा इसी से जुड़ेगा, ये भी लिखना मत। देखो सबसे पहले कोई भी सेल, जैसे जनन कोशिका की बात करें, जनन कोशिका है तो कोशिका में क्या पाया जाएगा? केंद्रक या न्यूक्लियस होगा, ये सबको पता है। केंद्रक में क्या बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए। डीएनए के ऊपर क्या पाई जाती है? अब ये जीन ही लक्षणों को लेकर अगली पीढ़ी में पहुंचती है। अब जो है यहाँ पे देखा गया, जैसे माता पिता, जैसे कई देखा होंगे माता पिता की जो आईज होती है ब्लू कलर की होती है या थोड़ी ब्राउन कलर की होती है, तो उसकी संतान में भी कहीं ना कहीं अगर 3-4 बच्चे तो एक हाथ में देखने को जरूर मिलेगी। इसका मतलब वहाँ पर लक्षणों की क्या हुई है? वंशानुगति हुई। और ये लक्षणों को ले जाने का काम कौन करिए? जी। अब अधिकांश जो ये कह रहा है आगे उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन कैसा होगा? इस जीन में कोई न कोई परिवर्तन हो जाता है। और अधिकांश उत्परिवर्तन कैसे होते हैं भाई? हानिकारक होते हैं। क्या से होते हैं? हानिकारक। माता और पिता दोनों स्वस्थ हैं लेकिन उनकी संतान में कोई असामान्यता है, या तो उनमें कोई ऐसा रोग है जो आनुवंशिक है, या
अब देखो, एबायोजेनेसिस, एबायोजेनेसिस सिद्धांत किसने दिया था? है कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला, इसलिए मैंने प्रश्न के रूप में डाल दिया। पहला, लुईस पास्चर ने। नंबर 3, सॉरी नंबर 2, ओपेरिन व हेल्डन। हेल्डेन। नंबर 3, हुगो डिवरीज। नंबर 4, आरेनियस। आरेनियस। एबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझा देती हूँ। निर्जीव की उत्पत्ति, निर्जीव से किसकी उत्पत्ति बता रहा है ये? सजीव। ये पॉसिबल है क्या? ये भी ऐसे भी महान आए थे जो ये बता के गए थे कि निर्जीव पदार्थों से किसकी उत्पत्ति हो रही है? सजीवों की उत्पत्ति हो रही है। एक तो ये लिखो, अगला लिखना। एबायोजेनेसिस सिद्धांत किसने दिया था? लुई पास्चर ने, ओपेरिन व हेल्डन ने, हुगो ड्यूरीज ने और आरेनियस। अगला क्वेश्चन लिखना, मानव का उद्विकास, मानव का उद्विकास कौन से युग में माना जाता है? अब देखो इसमें लिखो, ऑप्शन नंबर 1, सिनोजोइक। पेलियोजोइक। मीजोजोइक। मीजोजोइक में तो डायनासोर बने थे। डायनासोर हो गया तुम? उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, यहाँ नहीं बोलना है कुछ भी, है ना, सोच समझ के उत्तर देना है, नेगेटिव तो करने ही नहीं है। क्योंकि तुमने जो भी अभी भी उत्तर दिया है ना, एक भी सही नहीं बोला है दोनों में से, इसीलिए कह रही हूँ। नन ऑफ दीज। कुछ कुछ सवाल जो पूछे जा सकते हैं, मतलब है नहीं 10th की किताबों में, लेकिन पूछ लेती है कई बार। मानव के कौन से पूर्वज जो थे वो सीधे खड़े होकर चलने लगे थे? इरेक्टस। और होमो इरेक्टस को और भी है, इसमें कौन कौन से आते हैं, कितने भागों में बांटा है इसको? जावा, ब्रेकिंग मानव, नियंडरथल, और कौन सा था? क्रोमैंगनन। नहीं था। चलो अब लिखो अगला, अगला सवाल लिखना, मानव का निकटतम पूर्वज, हाँ, निकटतम पूर्वज कहलाता है, निकटतम पूर्वज कहलाता है होमोसेपियंस। इसको होमोसेपियंस के नाम से भी पूछा जा सकता है। निकटतम पूर्वज कौन कहलाता है? नंबर 1, रामापिथिकम। शिवा फितेकस। क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन मानव। ये नहीं पढ़ा होगा, चलो उत्तर आ जाएगा, कल तो पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस।
ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस। दो स्थितियों में उत्तर, एक तो तुम जो बता रहे हो वो सही बता रहे हो, एक अगर आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज पूछ ले, होमोसेपि, अभी जो वर्तमान हम है, हमारा जो पूर्वज था निकटतम सबसे, जिससे अपन मिलते जुलते थे, एक वो दो बनते हैं। कोई बात नहीं, पढ़ना उस चैप्टर को, पढ़ना उसको, पढ़ रखा ना थोड़ा बहुत, देखना एक बार उसको जाके, फिर उत्तर बताना। बताएंगे इसका। एक देखो, मानव का उद्विकास कौन से महाद्वीप में माना जाता है? सारी किताबें ये एनसीईआरटी तो दोनों लिखती है, अफ्रीका व एशिया ऐसे लिखती है वो तो संयुक्त। हाँ, अफ्रीका, क्योंकि सबसे ज्यादा अवशेष जो मिले हैं वो दोनों में। हाँ, ओल्ड वाइज जो है वो अगर अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो क्या करोगे? और दोनों को अलग अलग, अफ्रीका व एशिया लिख दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अफ्रीका अलग कर दे, एशिया अलग कर दे। देखो उसमें वो नहीं माने अलग है, लेकिन उसको प्रश्न ये लिखना था कि आधुनिक जो मानव है वो कौन से महाद्वीप, उसके जो अवशेष वो कौन से महाद्वीप में मिले थे, तब एशिया होता। अब उसने केवल मानव ही लिखा है उसने, तो अफ्रीका ही आएगा फिर तो। लेकिन आरपीएससी मानी ही नहीं। क्या करे, तुम नहीं माने तो नहीं माने, नहीं हुआ। उस पर बहुत बवाल, उसने एक उसमें ये था, मानना क्या नहीं था, इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन था वो सही लिखा हुआ था, और हिंदी, हाँ, और इंग्लिश वाला ही सही माना जाता था। मॉडर्न में लिखा हुआ था उसमें, और हिंदी में मानवी लिखा हुआ था। अब जिसने मानव पढ़ा वो तो अफ्रीका करके आ गया, और जिसने मॉडर्न मैन की उत्पत्ति पूछी, आधुनिक मानव, वो एशिया करके आएगा। और आरपीसी ने आंसर की जो जारी करती है वो इंग्लिश वाले प्रश्नों पे ही करती है। ये थोड़ा सा चक्कर पड़ गया था। हाँ, अपना जो सिलेबस जारी होता है वो भी हिंदी मीडियम में नहीं होता है, वो भी इंग्लिश में ही जारी करती है। ये था उसका रीजन। मानव का निकटतम पूर्वज कौन कहलाता है भाई? ऑस्ट्रेलोपिथिकस या क्रोमैग्नन? चलो क्रोमैग्नन मानव के बारे में थोड़ा पढ़ के आना, कहीं गूगल से सर्च करना क्या होता है क्रोमैग्नन मानव। हाँ, क्रोमैग्नन, फिर इसका उत्तर आएगा। अब देखो, एक छोटा सा लाइन लिखो, संयोजक कड़िया, कनेक्टिव लिंक। कनेक्टिव लिंक, संयोजक कड़िया, संयोजक कड़िया, संयोजक कड़ी लिख लो या कनेक्टिव लिंक लिखना। उद्विकास में ऐसी जाति का निर्माण भी होता है जिसमें दो जातियों के लक्षण पाए जाते हैं। दो जातियों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, आर्की ऑप्टेरिक्स। कौन सी दो जातियों के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और पक्षी। पक्षी के समान क्या पाई जाती है इसमें? उड़ने की क्षमता। और सरीसृप के समान इसमें लंबी पूंछ पाई जाती है। उड़ने की क्षमता, और पक्षियों के समान क्या पाई जाती है इसमें? चोंच। आर्कियोप्टेरिक्स पूछा हुआ सवाल। दूसरा, युगलिना।
जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी। कुछ लक्षण तो इसमें किसके पाए जाते हैं और कुछ लक्षण किसके पाए जाते हैं? पादप के। इन दोनों के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? युगलिना। पादपों के समान इसमें कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। पादपों के समान क्या होता है इसमें? प्रकाश संश्लेषण। और बाकी के जो लक्षण है, शेष जो लक्षण है, वो किसके समान पाए जाते हैं? जंतुओं के समान। देखो, कनेक्टिव लिंक एक अपन ने टॉपिक लिखा है, उद्विकास में ऐसी जाति का निर्माण भी होता है जिसमें दो जातियों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कौन सा? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी कहलाती है, अर्थात इसमें दो जातियों के गुण पाए जाएंगे। तो ये किन के बीच की योजक कड़ी कहलाती है? प्रश्न ये पूछा था। आर्कियोप्टेरिक्स क्रमशः सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी या योजक कड़ी कहलाती है। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप के कौन से लक्षण पाए जाते हैं? लंबी पूंछ, और पक्षी के समान ये उड़ सकता है, और पक्षियों के समान क्या पाई जाती है? चोंच। तो सरीसृप किसके बीच की कनेक्टिव लिंक है? सरीसृप और पक्षी। युगलिना जंतु और पादप दोनों के बीच की योजक कड़ी कहलाती है। यानी कि कुछ लक्षण तो जंतु के और कुछ लक्षण किसके होंगे? पादप के। रेप्टाइल्स पक्षी को एवीज ग्रुप कहते हैं, पक्षी वर्ग। पादपों के समान इसमें कौन सा लक्षण पाया जाता है युगलिना में? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। ये उद्विकास कंप्लीट। अब हेडिंग डालो केमिस्ट्री। इसको पढ़ लो एक बार, या लिखा हुआ इसको पढ़ो। आर्कियोप्टेरिक्स पे कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, आया हुआ सवाल है आर्कियोप्टेरिक्स किसके, ये पूछा आर्कियोप्टेरिक्स है सरीसृप पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी। कुछ लक्षण सरीसृप के लंबी पूंछ का पाया जाना, कुछ लक्षण पक्षियों के उड़ने की क्षमता और चोंच का पाया। युगलिना, इसमें भी दो जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, पादप के और जंतु। पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कौन सी कहलाती है? पादप के समान क्या पाया जाता है इसमें? प्रकाश संश्लेषण या फोटो। और बाकी जो लक्षण हैं वो किसके समान होते हैं? जंतु के समान होते हैं। अब देखो, हेडिंग डालो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। कौन कौन से टॉपिक दे रखे? अणु, परमाणु अणु, परमाणु व अणु। नंबर 2, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं। नंबर 3, कार्बन के यौगिक। और क्या है? और भी कोई टॉपिक है क्या केमिस्ट्री का? परमाणु, अणु, रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बन के यौगिक। और भी कोई टॉपिक है? एटम एंड मॉलिक्यूल। इसमें से 2015 में सवाल आया था, परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु। सीधा सवाल। केमिकल रिएक्शन। जब से 2015 से जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी और 2022 लगातार सवाल आ रहे से। 2015 से 2022 तक जितनी भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई है उसमें लगातार प्रश्न पूछा है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं और कार्बन के यौगिक, कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड ऑफ कार्बन।
अभी देखो सारे ना क्लास में समझने के हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कम है, समझने का ज़्यादा है। जो भी प्रश्न आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, जो भी एग्जाम में पूछे गए, वो सारे क्लास में करवा दिए जाएंगे, उससे बाहर नहीं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया शुरू करेंगे पहले अपन, थोड़ा सा केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं प्रक्रम, प्रोसेस, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अभी सीईटी की जो एग्जाम हुई है, हर एक जो है पारी में इसमें प्रश्न पूछा गया है, रासायनिक प्रक्रम और भौतिक प्रक्रम क्या होते हैं और उनके उदाहरण, एग्जाम्पल में से सवाल आएंगे, क्लास में समझ में आ जाएगा और क्लास में याद हो जाएगा। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और हर बार जो पूछा जा रहा है विस्थापन अभिक्रिया से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब तक 2015 से लेके 2022 तक उसने एक ही अभिक्रिया पकड़ रखी है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया, सबसे पहले अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे? रासायनिक संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना। दूसरी पढ़ेंगे वियोजन, वियोजन का मतलब है टूटने वाली। तीसरी पढ़ेंगे अपन विस्थापन अभिक्रिया, हाँ, और इसमें भी एक और पढ़ेंगे, विस्थापन में भी द्विविस्थापन। कौन सी? द्विविस्थापन। उसके बाद में ऑक्सीकरण, उसके बाद में अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। और लास्ट में पढ़ते हैं अपन उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार दोनों मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। एक अम्ल हो और एक क्षार हो, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? लवण। और ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? उष्मा के आधार पे दो प्रकार की अभिक्रिया पढ़ोगे, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी। इस तरीके से ये जो है आपकी क्या दे रखी है? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन उससे पहले अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होते हैं, उष्मा क्षेपी क्या होता है। उस जैसे अब कहीं जो अभिक्रिया के जैसे उसमें प्लस 200 कैलोरी, कहीं लिखा हो तो -200 कैलोरी, ये क्या है भाई? इन प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लगा रहा है? इसका मतलब क्या है? कहीं पे जो है इस तरीके से छोटा त्रिभुज का निशान बनाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो रासायनिक प्रक्रम और भौतिक प्रक्रम पढ़ेंगे, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या पढ़ेंगे? प्रकार। और ये टॉपिक कल करेंगे, बस केवल समझने का है। अभिक्रियाएं सारी करवा दूंगी क्लास में और कंफर्म उसी में से आएगा, क्योंकि उससे बाहर जा ही नहीं रहा। हाँ,